अभी तक आपने देखा कि लाला मदन मोहन और उनके चापलूस लालची दोस्तों ने उन्हें धीरे धीरे कैसे लूटना शुरू किया। इसके साथ जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, हमारे धारावाहिक को बनाने के दिन भी कठिन होते गए और मेरे दोस्त संजय डी सिंह पहले बीमार हुए और फिर उनके पिता के निधन की खबर आई। उन्होंने इसका जिम्मा अपने सहायक निर्देशक राम चोयल को सौंप दिया। राम ने काम आगे बढ़ाया और जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, हमारी कुछ और दिक्कतें भी बढ़ गईं। बीच में हमारे कुछ आर्टिस्ट और कुछ कलाकार साथी धारावाहिक छोड़कर चले गए। अब मुश्किल ये थी कि पटकथा को कैसे मैनेज किया जाए, जिसका तरीका हमें हमारे श्रीकांत सक्सेना जी ने निकाल कर दिया। उन्होंने कहा, कुछ नए चरित्र इसमें इंट्रोड्यूस करो और उन्हें विस्तार दो। कहा जाता है कि लाला श्रीनिवास दास ने जब परीक्षा गुरु लिखा तो 1800 के दौर में वो दिल्ली आए और चांदनी चौक में रहने वाले चुन्नामल, जो एक मशहूर रईस थे और उनकी अय्याशी और उनकी प्रसिद्धि के किस्से दुनिया भर में मशहूर थे, उनसे मिले। बाद में वही चुन्नामल उनकी इस कहानी में लाला मदन मोहन बनकर सामने आए। ये भी कहा जाता है कि चुन्नामल की हवेली चांदनी चौक में 350 कमरों की सबसे बड़ी हवेली थी। आज जिस कटरा नील और टाउन हॉल के बीच की जगह को आप हवेलियों के बीच घिरा पाते हैं, वो लाला चुन्नामल की ही हवेली है। लाला चुन्नामल के बारे में एक और किस्सा बहुत मशहूर है। 1800 के दौर में जब अंग्रेज़ों ने लाल किले के सामने से चांदनी चौक के रास्ते इंडिया गेट तक नई दिल्ली बनाने के लिए एक सड़क बनानी चाहिए, तो उनके रास्ते में फतेहपुरी मस्जिद आ गई। उन्होंने कहा, इस मस्जिद को हटाना होगा। यह खबर जब चुन्नामल तक पहुंची तो उन्होंने कहा, चाहे जो भी हो, मस्जिद नहीं हटाई जाएगी। उन्होंने अंग्रेज़ों से संपर्क किया और उनसे पूछा कि उसे ना हटाने के लिए वो क्या चाहते हैं। कहा जाता है कि उस समय लाला चुन्नामल ने अंग्रेज़ों को 6 लाख रुपए देकर आज की फतेहपुरी मस्जिद को टूटने और बिखरने से बचा लिया। लेकिन यह भी सच है कि उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में उनके पास जो दौलत थी वो पूरी बर्बाद हो गई। उनके दोस्तों ने उन्हें तबाह कर दिया और अपने अंतिम समय में उन्हें अपने घर के कुछ सोने के लोटे गिरवी रखकर अपना घर चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाला मदन मोहन जैसा पात्र जो परीक्षा गुरु में लाला श्रीनिवास दास ने रचा, वो भी ऐसा ही एक पात्र है। आइए देखते हैं आगे की इस कड़ी में कि कैसे लाला मदन मोहन अपने दोस्तों के साथ टूटते बिखरते चले गए, लेकिन उनका एक वकील दोस्त बृजकिशोर उन्हें कैसे बचाने के लिए एक नई लड़ाई लड़ रहा है। मैं रामकिशोर पारचा, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़ के लिए दिल्ली से। पर बगैर इसके आपका कौन सा काम अटक रहा है लाला जी? हर चीज पसंद आ जाए तो मैं कीमत नहीं देखता। बिल्कुल लाला जी, बिल्कुल लाला जी। अगर कुछ बयाना मिल जाता तो। बयाना? क्या मतलब? क्यों जी, ये क्या कह रहा है? हाँ? भाई कौन सा बकाया है? मामला क्या है? कोई बात नहीं है लाला जी, बस ये यूं ही तुम जाओ यहाँ से। मैं दूसरे पैर आकर वही खाता देखता हूँ। कभी इत्र खरीदा भी है मास्टर जी, जो पता चले कि ये मिलावटी है या नहीं। वैसे तो तुम्हारा कोई बकाया लाला जी के ऊपर है नहीं, और है भी तो कुछ नहीं मिलने वाला। अदालत जाऊंगा मैं। जाओ, अदालत में पता चलेगा लाला जी। मिलते हैं। जाइए। हर किशोर की धमकी ने मदन मोहन के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचती हैं, लेकिन धन दौलत का घमंड और स्वार्थी दोस्तों की दोस्ती ने उन्हें इस तरह जकड़ रखा है
कि उन्हें अपने भले बुरे की भी परवाह नहीं रही। लाला मदन मोहन जिसे अपना सच्चा दोस्त मानते हैं, वह दोस्त नहीं बल्कि अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग। लेकिन यह बात लाला जी को कौन समझाए? जिस रास्ते पर वह चल रहे हैं उसका परिणाम भी तो उन्हें भुगतना ही होगा। जिस तरह से आग का काम चलाना है, ठीक उसी तरह धूर्त दोस्तों का काम अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। चिंता क्यों करते हैं लाला जी? अरे हर किशोर जैसे बदला लेने वाले सैकड़ों घूमते फिरते रहते हैं। ये मूंग और मसूर की दाल। इस तरह किसी के कहने से किसी का नाश होने लगा तो चल चुका संसार का काम। अरे लाला जी, सूरज और चांद पे थूकोगे तो थूक मुंह पे गिरेगा। मैं नहीं जानता था कि हर किशोर ऐसा निकलेगा। वो तो आज आपे से बाहर हो गए। लाला जी, आप ठोस की बात करने लगे। अरे भाई, कहीं उसने मुकदमा कर दिया तो उसका जवाब तो देना होगा ना। ये मुकदमा क्या चीज है लाला जी? अरे आपकी दया से ऐसे मुकदमे चुटकियों पे निपटा सकता हूं। वैसे अपने ब्रज किशोर किस दिन काम आएंगे? उनसे कहिए ना। ब्रज किशोर इस मामले में कतई हाथ न डालेंगे। अरे अपनी भी है मुश्ती भाई। क्यों, हर किशोर की धमकियों से डर गए क्या? ऐसी बात नहीं है मुंशी जी, ऐसी बातों से मैं कहां डरता हूं। लेकिन इस वक्त लड़की के ब्याह के दिन करीब आने लगे हैं। मुकदमेबाजी में बहुत समय जाता है। बस आप धैर्य रखिए शंभूदयाल जी, आपकी बिटिया की शादी का सारा खर्च मैं करूंगा। ऐसी मदद तो आपसे सबको मिलती है। वैसे आजकल मेरे घर की स्थिति भी ठीक नहीं चल रही है। छोटा भाई है, वो खाली है, और घर का खर्चा है जो पूरा ही नहीं हो रहा है। फिलहाल तो यही है, इसी से काम चलाइए। और रुपयों का इंतजाम होते ही भिजवा दूंगा। आप लोगों ने रुपए की भली चलाई। ये लीजिए, जरूरत हो तो और मांग लेना। इतनी भी क्या जल्दी थी, मांग लेता। ये भी अच्छी विद्या है। लाला जी, मुझे लगता है कि एक तो हर किशोर मुकदमा नहीं करेगा, और किया भी तो दम भर में खारिज हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर लाला जी, आप तो नाहा की परेशान हो रहे हो। हर किशोर में इतनी हिम्मत है कि वो आपसे दुश्मनी मोल ले। लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता था मुंशी जी। अब लाला जी, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो आप अपने जी को मत दुखाइए। हाँ लाला जी, देखना कुछ ही देर में दौड़ा चलाएगा। ठीक है बाबूलाल, लाला जी और मुंशी जी के भोजन का प्रबंध भी यहीं पर करवा दो। आप चिंता ना करें लाला जी, अरे भोजन तो घर पर तैयार है। नहीं नहीं, भोजन तो करके जाना पड़ेगा लाला जी, नहीं तो ललाइन को नाराज होते देर नहीं लगेगी। जैसी हरि की इच्छा। लाला जी, खाना तो खा ले। ये भी कोई वक्त है भाई खाते देखने का? तुम चलो, मैं आता हूं। बच्चों ने खाना खा लिया क्या? वे तो सो गए। दोनों आपके साथ खाना खाने की जिद कर रहे थे। तुम तो कमाल करती हो।
अब बच्चों के लिए काम काज छोड़ दूं क्या? अभी वो छोटे हैं और आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। मैं कामकाज करने से कब रोकती हूँ, लेकिन कामकाज तो तब होगा ना जब आपको आपके ये चापलूस काम करने देंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? ये मैं काम नहीं कर रहा क्या? ये कोई काम करने का समय है? जब काम करने का समय होता है तब तो आप दोस्तों के साथ हंसी ठट्टे में लगे रहते हैं। तुम मुझे खाने पर बुलाने आई हो या मुझे सीख देने? अब मुझे तुमसे सीखना होगा कि मुझे कामकाज कैसे करना है। मैं कब आपको कामकाज करने की सीख दे रही हूँ? मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। सही बात कर रही थी। अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम करना है। खाना खाकर तो काम करते हैं, ऐसे तो खाने का अपमान होता है। पति का नहीं। मैंने कब आपका अपमान किया? लाला मदन मोहन भी गजब के आदमी हैं। उनकी फितरत का कुछ पता ही नहीं चलता। पत्नी के साथ इस तरह का रूखा व्यवहार पुरुष को शोभा नहीं देता। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, जहां स्त्री की पूजा नहीं होती वहां लक्ष्मी नहीं रहती। इस बात को लाला जी को समझना चाहिए, लेकिन वे समझेंगे कैसे? अरे उन्हें कोई समझने देगा तब ना। चुन्नी लाल और शंभू दयाल जैसे चापलूस भला उन्हें ऐसा करने ही क्यों देंगे? कोई मूर्ख ही होगा जो लाला मदन मोहन नाम की सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को एक ही झटके में काट डालेगा। शंभू दयाल, मुंशी जी नहीं आए अभी तक, इतनी देर हो गई। लाला जी, मुंशी जी अब नहीं आने वाले। क्या मतलब? तो आपसे पहले भी कहना चाहता था कि मुंशी जी के इरादे ठीक नहीं है। साफ साफ कहो, क्या बात है? आपने जो कल उनकी मदद की थी ना, उसे लेके वो चंपत हो गए। अब हमारा काम कैसे चलेगा? लाला जी, चिंता क्यों करते हैं? उसका बंदोबस्त हो गया। अब बाबूलाल जी बाहर कन्हैया लाल खड़े हैं, उनको बुलाइए। जी बहुत बढ़िया आदमी है, आओ बैठो। शंभू दयाल, तो बहुत छोटा है। छोटा? अरे काम देखिए ना। ठीक है, ठीक है। मिल गई आपको फुर्सत? ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी जो संदेशा भिजवाया? बाहर बैठे लोग क्या सोचेंगे? मैंने इसलिए बुलाया था कि अमर मोहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ उसे? बुखार लगता है, शरीर आग से तप रहा है। तो इधर उधर की बातें करने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे बच्चों के बारे में बताया होता ना। अभी बाबूलाल को भेज के वैद्य को बुला लेते हैं। बाबूलाल, अरे किसी को साथ लेकर जाओ और फौरन वैद्य जी को लेकर के आओ। कोई खास बात है लाला जी? सब ठीक तो है ना? कोई बात नहीं है, अमर मोहन को बुखार लगता है। ओ, तो हम सब चलते हैं। चलो। अरे नहीं नहीं, आप लोग रुकिए, आपसे ब्रज किशोर के बारे में बात करना है। हाँ लाला जी, ये ब्रज किशोर भी बातें बनाने में बड़े होशियार हैं, परंतु आज उनको ऐसा मंत्र पढ़ाया कि उनकी बोलती बंद हो गई। ऐब है, बोलते जाते हैं, दूसरे को बीच में बोलने का मौका ही नहीं देते। वकील है ना। हाँ, और हर जगह चतुराई तो नहीं चलती ना। कम से कम आपसे तो लिहाज करनी ही चाहिए। क्यों? अब देखिए उस दिन कांचों वाली खरीदारी पर कैसे झगड़ा करते थे और उसके बाद दूसरी बातों में उलझ गए। हाँ, अच्छी याद दिलाई। तुम तो तीसरे पैर ब्राइड के यहाँ जाने वाले थे ना? क्या कीमत लगाई कांचों की? आज मदरसे से आने में देरी हो गई, इसलिए जा नहीं सका। और ब्राइड के यहाँ 10,000 रुपए भिजवाने थे, उसका बंदोबस्त हुआ या नहीं? हाँ लाला जी, जवाहरलाल से कह दिया है। मास्टर जी, आपसे भी तो कहा था बंदोबस्त करने के लिए रुपयों का।
हाँ, मैंने एक दो जगह बात तो की थी, पर किसी ने पक्की जुबान नहीं दी। अब ये बातें तो हुआ करेंगी लाला जी। वो जो लखनऊ से तवाइफ आई हुई हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? भाई आज तो उसको रहने ही दो, पर हाँ कल अगर उसके गाने ने समा नहीं बांधा ना, तो आपको हमारी वो घोड़ों की रेस वाली शर्त पूरी करनी पड़ेगी। जरूर पूरी होगी लाला जी। अब समय बहुत हो गया, हम चलते हैं। चलिए। अच्छा लाला जी। अच्छा अच्छी बात। अच्छा, आइए। आइए आइए वैद जी। क्या बात है लाला जी, जो इतनी रात गए बुलवा होगा? बच्चे की तबीयत खराब। ओह, चिंता ना करें लाला जी, बुखार है, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। अभी मैं दवाई दिए देता हूं, बाकी की दवाई बाबूलाल के हाथ भिजवा दूंगा। मेहरबानी वैद जी। बाबूलाल वैद जी के साथ जाओ। क्या बात है लाला जी, आपने अभी तक दूध भी नहीं पिया? जी कुछ ठीक नहीं है। क्यों जी ठीक नहीं है? कुछ परेशानी है क्या? ऐसे ही कामकाज में ये सब चलता रहता है। आपको मेरी और बच्चों की सौगंध, जो आपने कुछ भी छिपाया। ये क्या कह रही तुम? अब इसमें कसम की बात कहां से आ गई भला? और नहीं तो क्या, आजकल आप मुझसे बात ही कहाँ करते हैं। कम से कम आप मुझे सच तो बताएंगे ना। वो हर किशोर, उसने अदालत में मुकदमा कर दिया है। मैंने भी कह दिया, चाहे कोर्ट कचहरी में जितना भी रुपया खर्च हो जाए, लेकिन उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। आपने उसके कौन से रुपए ले रखे हैं? अगर हैं तो उसके वापस कर दीजिए ना, क्यों किसी गरीब की हाय लेते हैं? अरे ऐसे कैसे दे दूं? तुम क्या जानो कि व्यापार कैसे होता है? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपके लिए 2-4 हजार रुपए कोई मायने रखता है क्या? तुम अपनी राय अपने पास रखो और मेरे कामकाज में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मैं आपकी होती भी कौन हूँ? बस अपने दोस्तों के साथ बैठ के अपने पिता की दौलत उड़ाते रहते हो। अरे इसमें तुम्हें कौन सी कमी पड़ जाती है? अभी तो नहीं, लेकिन आपको एक दिन ये जरूर पता चलेगा कि आपके ये दोस्त कितने वफादार हैं। तुम्हें इतनी ही परेशानी है मुझसे तो चली क्यों नहीं जाती अपने मायके? हाँ हाँ, मैं एक दिन जरूर बच्चों के साथ चले जाऊंगी, और तब तक नहीं आऊंगी जब तक आपके बेशर्म और मक्कार दोस्त इस घर से विदा नहीं हो जाते। खबरदार! अगर मेरे दोस्तों के बारे में कुछ कहा तो आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या? तो मैं भोजन करने के लिए आया था। लाला मदन मोहन के भयवाद के आहत से कामिनी अपने मायके चली गई है। वह ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसके जाने के बाद लाला जी का मन बदल जाएगा, उनका अपने परिवार के प्रति मोह बढ़ेगा। लेकिन कामनी के जाने के बाद तो ऐसा लगा जैसे शंभू दयाल और चुन्नी लाल को मानो आजादी ही मिल गई है। जो काम अब तक हवेली के बाहर हुआ करते थे, वे काम अब हवेली के भीतर पहुंच गए। लाला जी, ये तो भाभी जी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। संकट में आपको छोड़ के मायके चली गई। जाने दो उसे शंभू दयाल, जब उसे ही मेरा कोई ख्याल नहीं है तो उसके यहाँ रहने ना रहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मालिक, हाँ बाबूलाल। ये डाक आए वाले, अब मैं जाऊं ले? हाँ जाओ। पढ़ो तो। लाला जी, ये तो देशकाल अखबार के संपादक की चिट्ठी है। लिखते हैं, अखबार के कागज का एक मुझ पर बड़ा कर्ज हो गया है और छापे खाने का 2000 बाकी है। अगर आपकी इनायत हो जाती तो। हे भगवान, सबको यही लगता है कि आपके पास खजाना है, जिसका मन होता है वही मांगने चला आता है। और कोई चिट्ठी? लाला जी, चिट्ठी तो ब्राइड की भी आई है। लिखा है, उसके भी रुपए भेज दें तो बेहतर होगा।
हाँ हाँ जानता हूं, पर अब हर किशोर ने भी तो मुकदमा दायर कर दिया है। अब उसकी जवाबदेही के लिए भी तो रुपया चाहिए। आप उसकी चिंता ना करें, ज्योतिष में हर समस्या का उपाय है। हाँ, जिस तरह से हर किशोर को बता दिया था कि कागज पर करेला लिखा हुआ है। आप मेरा उपहास कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो यूं ही हंसी ठट्ठा कर रहा था। शाम को आपकी परेशानी कम करने के लिए हवा खाने में मुजरे का इंतजाम किया है। आप कहें तो अरे भाई, इसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? मुन्नी भाई को यही बुला लेते हैं। भाई आजकल ललायत भी तो घर पर नहीं है। ये भी ठीक है। चलो फिर। लाला जी का ध्यान राजकाज से भटकाने के लिए शंभू दयाल और चुन्नी लाल मिलकर हवेली में ही मुजरे का इंतजाम करने लगे। लाला भी इसके लिए तैयार हो गए और हवेली सजने लगी, मुजरे की महफिलें लगने लगी। सचमुच बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। वाह, क्या बात है। मैंने तो पहले ही कहा था सेठ जी, आप शर्त हार जाएंगे, आपको ही घोड़ों के रेस वाला पैसा देना पड़ेगा। अरे वो तो हम देंगे ही, हाँ हम देंगे ही, लेकिन उससे पहले मुन्नी बाई का एक गाना हो जाए तो मजा आ जाए। मालिक, कचहरी में हर किशोर आया था। क्या कहा? हर किशोर कचहरी में आया था? तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मालिक, नीचे वकील साहब आए हैं। तो ब्रिज किशोर को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो हर किशोर से वहीं पर भी पढ़ लेते। आओ ब्रज किशोर, आओ आओ। आओ बैठो। भाई दिन भर की थकान मिटाने के लिए इससे बढ़िया और कोई जरिया नहीं है। क्यों मुन्नी भाई? एक मुकदमे के सिलसिले में मैं बाहर गया था, लौटा तो पता चला कि भाभी जी घर छोड़कर चली गई। ऐसे में आपको ये दिल्ली निभा रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? हम जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? नहीं लाला जी, मेरी क्या मजाल जो मैं ऐसा कुछ सोचूं। पर बिना शान शौकत के भी तो कोई बात नहीं बनती ना वकील साहब। वैसे लाला जी, वकील साहब की बात गलत नहीं है। हमारी जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो जाती, लेकिन लेकिन आप क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? तुम चुप रहोगे? ये अमीरों की बातें हैं, जाओ यहां से। वकील साहब, पैसा लाला जी का, जीवन भी उनका, वो चाहे जो करे। देखिए, हमने इनकी प्रसन्नता के लिए ऐसा किया वकील साहब। हाँ हाँ, आप लोगों ने ही इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। आप लोग इनके दोस्त हैं या दुश्मन? वकील साहब, जबान संभालिए अपनी। हाँ लाला जी, जरूर संभालता। अगर आपकी जिंदगी संभली होती तो। मुझे इस समय तुम्हारी कोई बातचीत नहीं सुननी। वकील साहब, आखिर सलाह देने की भी तो कोई मान मर्यादा है। मैंने कौन सी मर्यादा की सीमा लांघी है? किसी बात को कहने का कोई तरीका होता है। हो सकता है कि वो बुरी लग जाए। बुरी तो लगेगी ही। आखिर आप लोगों ने लाला जी का पैसा और जिंदगी अपने कब्जे में जो ले ली है, और आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? मैं कह देता हूं कि आप मेरी सलाह मान लें तो बेहतर है। मैं जा रहा हूं। अच्छा हुआ वकील साहब चले गए, नाहक ही मजाक किरकिरा कर दिया।
चुन्नी लाल और शंभू दयाल जैसा चाहते थे वैसा ही होता चला गया। वकील ब्रज किशोर और लाला मदन मोहन के बीच कटुता पैदा हो गई। वे दोनों तो यही चाहते थे। जिस तरह अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, ठीक उसी तरह शंभू दयाल और चुन्नी लाल की नजर ब्रज किशोर और मदन मोहन के बीच खटास पैदा करती। अब देखना है ये दोनों लाला जी और ब्रज किशोर के बीच कौन सी चालें करते हैं।